राष्ट्र के पतन में स्वार्थियों और विश्वासघातियों का हाथ रहता है। झांसी का पतन भी इन्हीं के द्वारा हुआ। नमस्कार मित्रों, ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कड़ी। एक विश्वासघाती ने अंग्रेजों को पश्चिम की ओर से आक्रमण करने की सलाह दी और इस भेद का पता लगते ही अंग्रेजों ने पश्चिम की ओर से आक्रमण कर दिया। लक्ष्मीबाई के बहुत से सैनिक मारे गए। यह दृश्य देखकर उसका कोमल हृदय पिघल गया। उसने दृढ़तापूर्वक उन प्रलयकारी गोलों से प्रजा की रक्षा की और दीन तथा अनाथों को अन्नदान देकर संतुष्ट किया। युद्ध कई दिनों तक होता रहा। महारानी लक्ष्मीबाई बराबर अपने धैर्य, दृढ़ निश्चय और अकथनीय पराक्रम का परिचय देती रही। तात्या टोपे और अन्य बागी सरदार भी उनकी सहायता के लिए आ गए और भीषण मारकाट होती रही, परंतु अंग्रेजों की सुव्यवस्थित सेना के आगे विद्रोहियों के पैर अधिक समय तक नहीं टिक सके। पूरी फौज किले पर दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस आई और बुरी तरह से निर्दयी प्रजा का संहार करने लगी। यह दशा देखकर महारानी का अंतःकरण दुख से भर गया। उसने गुप्त द्वार से अपने सब नौकरों को किले से बाहर निकाल दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर चल दी। उनके पीछे उनके पिता मोरोपंत भी एक हाथी पर धन लाद कर भागे, परंतु दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह मार्ग ही में पकड़ लिए गए और मौत के घाट उतार दिए गए। और इस प्रकार झांसी का किला अंग्रेजों के हाथ आ गया। सारे नगर में खूब लूट मार हुई। झांसी तबाह हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले से निकलकर 5 अप्रैल को मांडेर पहुंची। उसके पहुंचते ही अंग्रेजी सेना भी उसे पकड़ने के लिए आ धमकी। उनके पास कोई सेना नहीं थी, नहीं कोई साधन, केवल एक तलवार का भरोसा था। उसे ही हाथ में लेकर वह समर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुए। ज्यों ही पौखर साहब अपना घोड़ा दौड़ाते हुए उसे पकड़ने के लिए लपके, त्यों ही उसने अपनी तलवार का एक हाथ ऐसी चपलता से चलाया कि साहब महोदय चारों खाने चित होकर गिर पड़े और पृथ्वी की गोद में छटपटाने लगे। वह निकल गई और कालपी पहुंची। वहाँ रात्रे साहब पेशवा ने उसके रहने का प्रबंध कर दिया। राव साहब पेशवा ने उसके रहने का प्रबंध कर दिया। दूसरे दिन महारानी ने पेशवा से भेंट करते हुए अपनी तलवार उनके सामने रख दी और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, आपके पूर्वजों ने यह तलवार हमें दी थी। आज तक इसका उचित आदर हुआ है, परंतु अब मैं आपकी सहायता और कृपा न होने के कारण इसकी मर्यादा की रक्षा करने में असमर्थ हूँ। अतएव आप इसे वापस ले लीजिए। महारानी की इस युक्ति संगत चतुरता ने पेशवा को सचेत कर दिया। वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बात की बात में आसपास से सेनाएं आकर कालपी में एकत्र होने लगी। जब वह समाचार अंग्रेजों को ज्ञात हुआ तब उन्होंने भी युद्ध का डंका बजा दिया। घोर युद्ध ठन गया और मारकाट होने लगी। कालांतर में कालपी भी अंग्रेजों के हाथ आ गया। अब राव साहब पेशवा और महारानी लक्ष्मीबाई दोनों यहाँ से भागकर ग्वालियर से 46 मील की दूरी पर गोपालगढ़ पहुँचे। गोपालपुर में तात्या टोपे तथा बांदा के नवाब भी उन लोगों से आ मिले। इन लोगों के लिए बड़े संकट का समय था। ऐसे अवसर पर किसी युक्ति से काम लेने की आवश्यकता थी। महारानी लक्ष्मीबाई ने इस समस्या पर गहरा विचार किया और किसी किले पर अधिकार करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। यह युक्ति सबको पसंद आ गई। ग्वालियर का किला निकट था, अतएव सब ने उसी ओर प्रस्थान किया। उस समय जयाजीराव सिंधिया वहाँ के महाराज थे। उन्होंने विद्रोहियों की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। एक और रणगन में तरुण राजकुमार अपनी सेना लेकर डट गया। दूसरी ओर से द्वितीय पक्ष में
फंसी हुई एक तरुण युवती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देना आरंभ किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। थोड़ी देर में जयाजीव के पैर उखड़ गए। वह ग्वालियर से आगरा भाग गए। किला बागियों के हाथ में आ गया। ऐसे अवसर पर बागियों को सजग रहना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं करके वह भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि किला लेने का उद्देश्य निष्फल हो गया। अंग्रेज सतर्क थे। वह विद्रोहियों की प्रत्येक नीति और प्रत्येक चाल पर अच्छी तरह विचार करते थे। इसलिए जब उन्हें यह समाचार मिला तो उन्होंने लॉर्ड कैनिंग से परामर्श करने के पश्चात तुरंत ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। अब पेशवा की आंखें खुली और तात्या टोपे भी सजग हो गया। सब ने मिलकर अंग्रेजों का बड़ी वीरतापूर्वक सामना किया। लक्ष्मीबाई दूरदर्शी थीं। वह समझ गई थी कि जिस किले को बागियों ने अपने अधिकार में कर लिया है, उस पर उनका अधिकार अधिक समय तक नहीं रहेगा। एक न एक दिन बागियों की विलासप्रियता अवश्य रंग लाएगी और उसी दिन उसे अपने जीवन की अंतिम आहुति देनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण करते ही वह नागिन की तरह उन्मत्त हो गई। वह युद्ध स्थल में स्वयं जा डटी। वह वीरांगना थी, पीछे हटना तो जानती नहीं थी। उसके लिए यह अंतिम युद्ध था, इसलिए उसने इस युद्ध में अपने अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया। वह कई दिनों तक बराबर लड़ती रही। तलवारों की चोटों से उसका शरीर छिद्र सा हो गया, फिर भी उन्मत्त लड़ती भांति वो लड़ती ही जा रही थी। यह दशा देखकर पीछे से एक सिपाही ने उसके मस्तक पर तलवार का ऐसा वार किया कि उसके कोमल शरीर के 2 भाग हो गए और दाहिनी आंख निकल पड़ी। वह अशक्त हो गई। बैरियों को अवसर मिल गया और एक सवार ने उसकी छाती में किर्च भोंक दी। यह उसके लिए असहनीय हो गया। ऐसी दशा में जब उसने देखा कि अब मृत्यु का समय निकट आ गया है और उससे बचना कठिन है, तब उसने अपने परम विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सहायता के लिए संकेत किया। वह उसे रणस्थल से एक पर्ण कुटी में ले गए और उसे गंगा जल पान कराया। उस समय उसके मुख पर अलौकिक वीर श्री खेल रही थी। उसका दत्तक पुत्र दामोदर राव उसके पास खड़ा था। उसने उसको आँख भरकर देखा और ज्येष्ठ शुक्ल 7 सन 1914 को अपना शरीर छोड़ दिया। रामचंद्र राव देशमुख ने तुरंत घास फूस की एक चिता तैयार की और उस पर उसका पवित्र शव रखकर दाह संस्कार कर दिया। और इस प्रकार एक देशभक्त नारी ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। लक्ष्मीबाई सच्ची वीरांगना थी। बचपन से ही उसने युद्ध करना सीखा था। अद्भुत साहस था उनमें, अद्भुत पराक्रम था, अद्भुत शक्ति थी। उनका ब्राह्मणत्व उसकी कोमलता थी, उसका क्षत्रित्व उसकी कठोरता थी। अंग्रेजों ने उसका अपमान किया था, उसके विश्वास पर कलंक लगाया था। वह इस कलंक को सहन नहीं कर सकी। उसके क्षत्रित्व में उफान आ गया। वह लड़ मरी अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश को पराधीनता की बेड़ियों से स्वतंत्र करने के लिए। वह भारत माता की सच्ची पुत्री थी। वीरों से लड़कर उस वीरांगना ने अपनी तलवार का जौहर दिखाया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई।